हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट या लोकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इनमें कुछ प्रश्न 1 अंक के होंगे, कुछ 2 अंक के, कुछ 3 और कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने 1 मार्क्स के प्रश्न, इनमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जा सकते हैं और इस तरह डायरेक्ट उत्तर लिखने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिंपलीपाल जीवमंडल नीचे किस राज्य में है। तो सिंपलीपाल जीवमंडल नीचे है, इसका आपको उत्तर लिखना है। तो यह कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। तो इसका भी आपको उत्तर देना है। तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए या बताइए जिनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से भी कम भाग पर वन पाए जाते हैं। तो इनमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस अंग्रेजी के एस आकृति वाले महासागर का नाम बताइए। तो इस तरह का जो महासागर है वह है अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जिनमें गैंडा प्रमुख संरक्षित वन्य जीव है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें है काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वन नीति कब बनाई गई थी। तो भारत की वन नीति बनाई थी सन 1952 ईस्वी में, परंतु इसे संशोधित किया गया था 1988 ईस्वी में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। तो आपको इस तरह से सोचना है, उत्तर तैयार करना है और फिर लिखना है। तो यह है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ज्वारीय धारा से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, या इसका क्या अभिप्राय है। तो जब कोई पतले मुख, पतले का मतलब सकड़े मुख वाले सागर से जुड़ी होती है, जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वार वाले, द्वार का मतलब मुंह वाले खुले सागर से जुड़ी होती है, तो ज्वार जब पानी समुद्र में बढ़ता है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, और भाटे के समय, जब भाटे का मतलब होता है कि समुद्र का पानी कम हो जाता है एक साइड में के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। तो खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को क्या कहा जाता है? ज्वारीय धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगेसो सागर की से क्या तात्पर्य है, आप इसे क्या समझते हैं? क्या है सारगेसो सागर? तो उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल, शांत का मतलब स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं। पुर्तगाली भाषा में क्या कहते हैं? सारगेसम, जिसके नाम पर इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है, या इसका नाम सारगेसो सागर पड़ गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाद्वीपीय मगन तट किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं? तो महाद्वीपीय मगन तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के वे भाग हैं, किसके? मगन तट महाद्वीपों के वे भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। समुद्र में डूबे हुए हैं महाद्वीपों के वे भाग जो समुद्र में डूबे हुए हैं, महाद्वीप मगन तट कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः मतलब जनरली 200 मीटर तथा ढलान सामान्य होता है। इसकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। इसकी चौड़ाई
इसके ढाल पर निर्भर करती है। इसके परिणामस्वरूप उसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर भी इसकी जो औसत एवरेज चौड़ाई होती है वो 80 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय शेल्फ ध्रुव मतलब तेज, एकदम तेज ढलान वाले, इस तरह से, ठीक है, तेज ढलान वाले ढाल पर समाप्त होते हैं, जिसे शेल्फ अवकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक नंबर के। तो जीवमंडल नीचे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्य हैं। तीनों राज्यों की पहाड़ियों में स्थित हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1986 में भारत ने पहले जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में की, जिसे नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से यह भी निकल कर आता है कि भारत में पहले जीवमंडल आरक्षित या जीवमंडल निचय का कौन सा जीवमंडल निचय है सबसे पहला भारत का। तो इसको आप उत्तर दे सकते हैं नीलगिरी जीवमंडल निचय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है। उद्यान और अभ्यारण्य देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं, तो इनको हमें समझना है कि राष्ट्रीय उद्यान है ये सुरक्षा की दृष्टि से उच्च स्तर पर इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी सीमा में, इसके जो बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर पशुओं को चराना मना है। इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति के भूमि का अधिकार, राइट नहीं मिल सकता। और अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य में कम सुरक्षा का प्रावधान है। किसकी अपेक्षा? राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए गतिविधियों की अनुमति होती है। इनमें किसी भी अच्छे कार्य के लिए भूमि उपयोग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरंभ किए गए। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टाइगर बाघ और एलिफेंट हाथी। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में इन प्रजातियों के, बाघ और हाथी की प्रजातियों के संरक्षण और इनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों तथा हाथियों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वन संरक्षण नीति कब लागू की गई, इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात भारत में पहली बार वन नीति सन 1952 ईस्वी में लागू की गई थी। सन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें मतलब संशोधन किया गया था 1952 वाली नीति में। इस नीति के मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इनका पहला उद्देश्य यह था कि देश के लगभग 33% भाग पर वन लगाए जाने चाहिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्र को है उस पर वन लगाना है। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक का मूल संरक्षण करना, प्राकृतिक मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण इसको रोकना है। तो जब पेड़ पौधे लग जाएंगे तो मृदा का कटाव नहीं होगा और मरुस्थलीकरण यानी वहाँ पर हरियाली होगी तो रेगिस्तान नहीं रहेगा। निम्नलिखित भूमि जहाँ उपजाऊ कम होता है, सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना यानी वनों को बढ़ाना, जंगलों को बढ़ाना, पेड़ पौधे लगाना, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी का मतलब होता है जिससे मनुष्य अपने मकान में लगाता है, खिड़की दरवाजे तैयार करता है, ईंधन मतलब चारे के रूप में, ईंधन का मतलब होता है जिसे खाना बनाया जाता है, उस लकड़ी या चारा और भोजन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को भी प्रयोग में लाना चाहिए। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन मतलब लोगों को जागरूक करना जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए।
तो ये इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों के तापमान या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसकी व्याख्या कीजिए। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को भी ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। सभी को ऊष्मा सूर्य से मिलती है। समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल का तापमान हमेशा यानी सदैव एक सा नहीं रहता है, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म होगा या ध्रुवों पर ये ठंडा रहता है, यहाँ का तापमान कम पाया जाता है। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रमुख कारण इस तरह से हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा प्रचलित पवनें, जो हवा चलती हैं, पवनें चलती हैं वो। तीसरा है महासागरीय धाराएं। चौथा समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव। नेक्स्ट है लवणता, यानी समुद्र का खारापन है, वो भी तापमान को प्रभावित करता है। जितना पानी खारा होगा उतना ही तापमान बढ़ेगा। और पलावी हिमखंड तथा पलावी हिमशैल, ये तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो आज जो प्रश्न आपके सामने लाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको पढ़कर आप परीक्षा में और टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।